गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर एसएस क्लास। स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। हमने अपना ये चैप्टर डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हमें बात करनी है फ्रॉम 1870 टू 1947 के टाइम पीरियड की, जो हमारे इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट किया गया अगेंस्ट कॉलोनियल पीरियड। तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द नेशनलिज्म, द वर्ड नेशनलिज्म एंड हाउ इट वाज एमर्ज इन आवर इंडिया। तो मैंने आपको इसके लिए बेसिकली एक ही वर्ड बताया था। इन इंडिया द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इट इज एमर्ज्ड ड्यू टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हमने जो भी मूवमेंट स्टार्ट की, उस मूवमेंट के माध्यम से जो फीलिंग हमारे अंदर क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फीलिंग, आप कह सकते हो इसे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ये हमारा, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि दिस कंट्री बिलोंग्स टू अस एंड हम जो है इसके खुद के रूलर होने चाहिए। ब्रिटिशर्स दे आर द आउटसाइडर्स, उनका हमारे आप कह सकते हो देश के ऊपर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और सेकंड थिंग, अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पीरियड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी चलाई जो कि एक्सप्लॉइटेटिव नेचर की थी। हर एक सेक्शन जो सोसाइटी का था वो एक्सप्लॉइट किया गया एंड इवन वी थिंक अबाउट दैट ऑल सेक्शंस वर नॉट सेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस आधार पे अगर हम बात करते हैं ये सब शुरू हुआ। देन हमने देखा कि किस प्रकार से 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विभिन्न प्रकार के जो एक्ट थे वो लागू किए, जैसे कि 1878 के अंदर आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इन सब को लागू किया गया, क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं यही सब बड़ा रीजन है, यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से 1857 के रिवोल्ट को बढ़ावा मिला था। लास्ट में हम जो जहां पर थे वो थे हम फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, वी आर फ्रॉम हियर एंड नाउ टुडे वी विल discuss from this thing here. Now, by the 1890s, many Indians they began to raise questions about the political style of the Congress. अब हमने यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 के अंदर बनाई गई थी उसके बारे में डिस्कस किया था। और हमने देखा कि किस प्रकार से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो इंडियन से रिलेटेड हमेशा इश्यूज को रेज किया करती थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये पॉलिसी इंडिया के खिलाफ इस प्रकार से है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो सपोर्ट कर रही थी इंडियन पीपल को। बट 1890s तक बहुत सारे जो इंडियन पीपल थे दे बिगेन टू रेज क्वेश्चंस अबाउट द पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस की जो पॉलिटिकल स्टाइल थे उसके ऊपर उन्होंने आप कह सकते क्वेश्चन मार्क रख दिया। If we think about in Bengal, Maharashtra, Punjab's leaders like Bipin Chandra Paul, Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, they were beginning to explore more radical objective and methods. Because Congress is working, you can say, in a very non-violent method, बड़े नॉन वायलेंट मेथड से काम करना चाहते थे और लिबरल मैनर से काम कर रहे थे। पॉलिटिकल मेथड था उनका वो था बड़ा लिबरल। बट जो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल और बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने क्या किया, दे हैड टू सर्च आउट अ मोर रेडिकल, रेडिकल का मतलब है एक नया उग्र तरीका जिसके माध्यम से वो इस स्वतंत्रता को आप कह सकते हो प्राप्त कर सके। दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स for their political of the prayers and emphasize the importance of the self reliance and constructive work. अब कांग्रेस क्या थी, बड़े मॉडरेट मैनर से, लिबरल मैनर से आप कह सकते हो हर एक चीज को अपने सामने रख रही थी, हर एक चीज को उसके माध्यम से यूज कर रही थी। बट अगर हम बात करते हैं अदर मेंबर्स की, वो कुछ रेडिकल मेथड्स की रिक्वायरमेंट कर रही थी। ओके, सो स्टूडेंट्स, तो जो लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पॉल थे, अगर हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, इनको रेडिकल मेथड की रिक्वायरमेंट थी बिकॉज दे आर क्रिटिसाइजिंग द मॉडरेट मेथड्स व्हिच आर यूजिंग बाय द पॉलिटिकल मेंबर्स ऑफ कांग्रेस। उन्होंने कहा कि हमें सेल्फ रिलायंस और कंस्ट्रक्टिव जो वर्क्स है उनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर स्ट्रेस डालना चाहिए, ना कि मॉडरेट मेथड के ऊपर। दे आर्ग्यू दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन मींस देयर ओन स्ट्रेंथ, पीपल को अपनी खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, नॉट ऑन द गुड इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक अच्छे इंटेंशन से काम करेगी, गवर्नमेंट एक अच्छे तरीके से काम करेगी, हमें उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अपने ऊपर हमें अधिकार होना, अपने अगर हम बात करते हैं अपने ऊपर उनको विश्वास होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारे बाल गंगाधर तिलक या आप कह सकते हो दूसरे जो पीपल थे उन सबकी ये सोच थी। ओके,
नाउ अगर हम बात करते हैं, पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। स्वराज का मतलब है कि सेल्फ जो हमारा रूल होगा उसके लिए पीपल को फाइट करना चाहिए। सो तिलक रेज अ स्लोगन, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आई थिंक सो लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये बात पूछी थी, ठीक है। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने कहा था? तो दिस स्लोगन वाज रेज बाय बाल गंगाधर तिलक। ओके, नाउ लेट्स थिंक अबाउट दैट पर्सन इज बाल गंगाधर तिलक। In 1905, Viceroy Curzon partitioned Bengal. Yes, that's a very most important point. कि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि when was Bengal partitioned? So it was in 1905, and at that time there is a Viceroy Mr. Curzon. वायसराय कर्जन के द्वारा के आप कह सकते हो लीडरशिप में बंगाल का पार्टीशन किया था। अब इसके आपको मैं रीजन्स बता सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका वास्तविक रीजन बताता हूं कि वास्तविक रीजन क्या था। इसका वास्तविक रीजन ये था कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, तो वो रिवोल्ट सबसे ज्यादा जो पावरफुल और आप कह सकते हो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग था, वो था बंगाल एरिया के अंदर, बिहार एरिया के अंदर, ठीक है। मैक्सिमम जो बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट किया गया था, ठीक है। अब बंगाल को अब उन्होंने क्या किया, रिलीजन आधार पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब रिलीजन आधार पे डिवाइड करने के आधार पे उन्होंने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर दिया। अब फूट डालो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल वाली नीति उन्होंने अपनी पॉलिसी को अपनाया, और उस पॉलिसी के माध्यम से इस प्रकार की सिचुएशन दोबारा से क्रिएट ना हो, आप कह सकते हो उन्होंने ये काम किया। पर उन्होंने एग्जाम्पल, उन्होंने रीजन क्या दिया, ये तो था वास्तविक रीजन। उन्होंने रियल में रीजन क्या दिया जो उनकी तरफ से आया, उन्होंने कहा कि बंगाल इट वाज अ वेरी ह्यूज, आप कह सकते प्रोविंस, एक बहुत बड़ा स्टेट है, और इतने बड़े स्टेट को एडमिनिस्ट्रेशन बड़े कन्वीनियंट मैनर से नहीं हो सकता। तो एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा कन्वीनियंट और आप कह सकते एफिशिएंट मैनर से हो, इसलिए बंगाल को डिवाइड किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यूमेंट पेश किया, बट रियल मोटो जो था वो रियल मोटो था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है। इस आधार पे उन्होंने कहा कि जो ईस्टर्न बंगाल है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल, यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी की अधिकता है, एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल यहां पर हिंदू कम्युनिटी की अधिकता है, इसलिए उसको दो पार्ट में धर्म के आधार पर डिवाइड कर दिया। और जो ईस्टर्न बंगाल है वो प्रेजेंट डे में बांग्लादेश है, ठीक है। तो आपके पास दोबारा से हम बात करते हैं कि 1905 के अंदर जो वॉइसरॉय कर्जन थे, ही पार्टीशन बंगाल इन टू पार्ट। At that time, Bengal was the biggest province of the British India, and it included Bihar and some part of the Orissa also. So the British argued for dividing Bengal for the reason that administration convenience. उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट मैनर से काम करने के लिए अपना मेन आर्ग्यूमेंट दिया। बट व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन, हुज कन्वीनियंस डिड इट रिप्रेजेंट? अगर हम इनकी बात करते हैं क्लियरली, इट वाज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन। ये टोटली डिवाइड था, टोटली आप कह सकते हो रिलेटेड था ब्रिटिश ऑफिशियल एंड बिजनेसमैन के लिए। Even so, instead of removing the Bengal, non-Bengali area from the provinces, the government separate East Bengal and merge it with Assam. Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politician and split the Bengali people. इनका मेन उद्देश्य क्या था, जो बंगाली पॉलिटिशियन है, जो लगातार आप कह सकते हो प्रभाव डाल रहे हैं, और जो बंगाली जो पीपल है इनको स्प्लिट करना, ये उनका उद्देश्य था। मींस इन्फ्लुएंस को खत्म करना, प्लस आप कह सकते हो बंगाल को, जो बंगाली पीपल थे उनको स्प्लिट मींस दो पार्ट में डिवाइड करना। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्लुएटेड पीपल ऑल ओवर द इंडिया। अब ये जो पार्टीशन हुआ, इससे क्या हुआ, ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, वेदर दे आर मॉडरेट, वेदर दे आर रेडिकल्स, ठीक है, एज दे मे बी कॉल्ड, अपोज इट, दोनों ने इसका अपोज किया। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोवेल मेथड्स ऑफ द मास प्रोटेस्ट डेवलप। मींस काफी मात्रा में आप कह सकते हो प्रोटेस्ट हुआ। The struggle that unfolded came to be known as Savdesi movement, और उसे स्वदेशी मूवमेंट में ऐड कर दिया गया। And strongest in Bengal, but with echo elsewhere too. In Deltaic Andhra Pradesh, for example, it was known as the Vande Mataram movement. आंध्र प्रदेश के अंदर इसको क्या किया गया, वंदे मातरम जो मूवमेंट है उसका आप कह सकते हो इसका नाम दिया गया।
तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं 1905 के अंदर बंगाल वाज पार्टीशन बाय वायसराय कर्जन। उन्होंने मेन, अगर हम बात करते हैं इसके पीछे आर्गुमेंट क्या दिया कि इफ यू थिंक अबाउट बंगाल, इट वाज बिगेस्ट स्टेट एंड यू कैन से प्रोविंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पीरियड। तो एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, केवल इसको दो पार्ट में डिवाइड करके एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट मैनर से किया जा सके। बट इन रियलिटी इट इज रिलेटेड टू द ब्रिटिश ऑफिशियल्स कंसर्न कि 1857 का रिवोल्ट सबसे ज्यादा कहां पर हुआ था, केवल बंगाल के अंदर हुआ था। हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए ये काम किया गया था, जहां पर ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल इट वाज मर्ज्ड इन आसाम, एंड इफ यू थिंक अबाउट द रेस्ट पार्ट इट वाज रिमेन इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। एंड इफ वी थिंक अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, all section of the Congress, whether they are moderates, whether they are radicals, all they opposed it. Even large meetings were held there, demonstrations were held there, but all were done in a mass protest movement, but in a non-violent methods. Okay. अब यहाँ पर इसके नाम अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए गए। इन बंगाल इट वाज कॉल्ड द स्वदेशी मूवमेंट, बट इफ वी थिंक अबाउट द डेल्टाइक रीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश, इट इज कॉल्ड वंदे मातरम मूवमेंट। लिसन इट केयरफुली। तो इसके अलग अलग नेम यहाँ पर प्रोवाइड किए गए। अब यहाँ पर आप देखिए इस पिक्चर के बारे में अगर हम बात करते हैं, दिस फिगर इज मिस्टर बाल गंगाधर तिलक। नोटिस द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर दैट लाइज ऑन द टेबल ऑफ केसरी, अ मराठी न्यूज़पेपर एडिटेड बाय तिलक। आपको पता होना चाहिए केसरी जो है एक मराठी न्यूज़पेपर है जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आप कह सकते पब्लिश किया जाता था। एंड इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल, अगर हम बात करते हैं। ओके, नाउ next one is the Lala Lajpat Rai. See it. So Swadeshi movement sought to oppose British rule and increase the idea of the self-help, that is called Swadeshi enterprise. Means यहाँ पर स्वदेशी enterprise का मतलब क्या है? We must use all the product which are prepared in our India. ठीक है, यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट से मतलब यहाँ पर ये है। तो स्वदेशी मूवमेंट के अंदर क्या क्या, ब्रिटिश रूल को अपोज किया जाए, फॉरेन गुड्स का अपोज किया जाए, और आइडिया क्या था, केवल सेल्फ जो प्रोडक्ट जो सेल्फ हेल्प है या आप कह सकते हो स्वदेशी जो प्रोडक्ट है उन सब का यूज किया जाए। नेशनल एजुकेशन, यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये सब जो है इन सबको आप कह सकते हो इस प्रोटेस्ट का माध्यम बनाया गया या इस मूवमेंट का के अंदर यूज किया गया। To fight for Swaraj, the radicals advocate mass mobilization and boycott of the British institution and goods. अब स्वराज से यहाँ पर रेडिकल्स का मतलब क्या था, हर एक फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया जाए, जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे हर एक का बहिष्कार आप सकते बाइकआउट किया जाए। ठीक है, एंड सम इंडिविजुअल आल्सो बिगेन टू सजेस्ट दैट रेवोल्यूशनरी वायलेंस मीन्स ब्रिटिश रूल को जड़ से उखाड़कर अगर इंडिया से फेंकना है, इफ वी वांट टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया, वी मस्ट टेक सम रेवोल्यूशनरी वायलेंट एक्टिविटीज। इनके माध्यम से ही ये किया जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं ये किन्होंने कहा होगा, रेडिकल जो अडॉप्ट कर रहे थे उन्होंने, मीन्स बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, दे आर कोल्ड बाल पाल लाल। ओके, नाउ आगे देखते हैं। The opening decades of the 20th century, they were marked by the other developments also. A group of Muslim landlords, and you can say Nawabs, they formed All India Muslim League at Dhaka in 1906. अब इससे पहले कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आई थी, वो आई थी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट वाज फाउंडेड इन 1885. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी, एंड दिस इज कॉल्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एंड इट वाज फाउंडेड इन ढाका, दैट इज इन बांग्लादेश, in 1906. Okay, and the league supported the partition of Bengal. बट दिस लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि इसने रीजन क्या था, डिवाइड एंड रूल वाली नीति यहाँ पर अडॉप्ट की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, एंड इसके माध्यम से मुस्लिम पीपल को क्या किया गया, इंकरेज आप कह सकते हो, इनको प्रोत्साहित किया गया कि आप इनको बढ़ावा दो, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस इट लुक लाइक हिंदू महासभा, वो हिंदू महासभा जैसी दिखाई देती है, इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में ढाका जो है, अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की आज के टाइम में कैपिटल है, वहां पर स्टैब्लिश की गई। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप मतलब कि उन्होंने सबसे बड़ी जो डिजायर पेश की वो की
कि जो बंगाल पार्टीशन है उसको सपोर्ट किया। इसके अलावा क्या थी, इट आल्सो डिजायर्ड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम, मींस मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए। अ डिमांड कंसीड बाय द गवर्नमेंट इन 1909, जो कि 1909 के अंदर आप कह सकते हो बहुत ज्यादा बड़ी डिमांड रही है। Some seats in the councils means it may be the legislative councils of any type part of central level and state level, doesn't matter. Some seats must be there, must be reserved for the Muslim who would be elected by just only Muslim voters. मीन्स केवल वहां पर मुस्लिम वोटर ही वोट डालेंगे और कोई नहीं डालेगा। इस प्रकार की जो डिमांड थी वो मुस्लिम लीग ने रखी। एंड दिस टेम्प्टेड द पॉलिटिशियन टू गैदर टू फॉलोइंग बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स ऑफ देयर ओन रिलीजियस ग्रुप्स। तो इस तरीके से जब मुस्लिम जो पीपल है उन्होंने डिसाइड किया, तो अदर जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने भी इस चीज को यूज किया अपने पॉलिटिकल, आप कह सकते हो, इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए रिलीजियस मेथड्स यूज करने शुरू कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ, और मुस्लिम लीग की अगर मैं बात करता हूँ, इट सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और इसने डिमांड जो की वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की गई, जहां पर उसने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप कह सकते हो रिजर्व सीट्स की डिमांड की, जिनमें केवल जो मुस्लिम वोटर्स है वो ही आप कह सकते हो इलेक्शन में के अंदर वोट डाल सकते हैं, और मुस्लिम कैंडिडेट ही वहां पर इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट के रूप में आ सकते हैं। तो इसकी डिमांड ये थी। इसी दौरान में अगर हम बात करते हैं, द कांग्रेस आल्सो स्प्लिट इन टू पार्ट इन 1907। 1907 के अंदर जो कांग्रेस थी वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। द मॉडरेट्स वर अपोज्ड टू द यूज ऑफ द बाइकॉट। अब मॉडरेट, फर्स्ट वन था मॉडरेट, ये क्या थे, बाइकॉट के बिल्कुल विरोध थे। They felt that it involved the use of the force। उनका मानना था कि अगर हम बाइकआउट करेंगे इट मींस वी आर यूजिंग नॉन वायलेंट मेथड्स। ठीक है, सॉरी, वायलेंट मेथड। ठीक है, हम वायलेंट मेथड का यूज कर रहे हैं, जिसके खिलाफ जो आप कह सकते हो महात्मा गांधी थे। आफ्टर द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स विद द तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम द आउटसाइड। अब जब आप कह सकते हो कि 1907 में जब कांग्रेस का स्प्लिट हो गया, तो अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, इट वाज डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स। सेकेंड ग्रुप आपका बन गया वो था तिलक वाला ग्रुप, जो कि रेडिकल्स पीपल थे। The two groups reunited again in December 1915, and next year of the Congress and Muslim League signed the historic Lucknow Pact also, means 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, जहां पर ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को मना कर दिया गया जाता है, बट सम रिजर्व सीट्स वर प्रोवाइडेड टू द मुस्लिम आल्सो। तो ये बात तो एग्री की गई थी, ये पूना पैक्ट के अंदर की गई थी। ठीक है, सॉरी, लखनऊ पैक्ट, सॉरी। तो 1915 में जो 1907 के अंदर जो कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हुई, मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स, वो दोबारा से 1915 में ज्वाइन रीयूनाइट हो जाती है, दोबारा से एक बन जाते हैं। इसी तरीके से 1916 में लखनऊ पैक्ट मींस लखनऊ समझौता होता है, जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक हिस्टोरिकल आप कह सकते हो फैक्ट के ऊपर साइन करते हैं, जहां पर डिसाइड किया जाता है कि दे विल वर्क टुगेदर फॉर द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। मीन्स आप दोनों के दोनों जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इंडिया को आप कह सकते हो इंडिया की तरफ से आएंगे, ना कि अगर आप बात करो कि मुस्लिम लीग की तरफ से या जैसे आप हमारे यहाँ पर होता है कांग्रेस की तरफ से। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि दे वर द रिप्रेजेंटेटिव इंडिया, नॉट फॉर कांग्रेस एंड यू कैन से मुस्लिम लीग। तो ये 1916 के अंदर जो लखनऊ पैक्ट था उसके अंदर डिसाइड किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पर रहेगा वो रहेगा आपका द ग्रोथ ऑफ द मास नेशनलिज्म। मींस मैक्सिमम पीपल इस नेशनलिज्म की आप कह सकते हो देश को आजाद कराने वाली जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है, उस प्रोटेस्ट के अंदर मैक्सिमम जो पीपल है वो किस प्रकार से पार्टिसिपेट करें, उसकी ग्रोथ कैसे हो, इसके ऊपर की बात की जाएगी अगर हम बात करते हैं। आफ्टर 1919 the struggle against British rule, it became gradually a mass movement। अगर हम बात करते हैं 1919 के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो स्ट्रगल किया गया था वो धीरे धीरे मास मूवमेंट बन चुका था। एंड नाउ पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स, वीमेन, it means all section of the society, they were participating, yeah, you can say they started to participate in the anti-colonial movement।
Certain business class also, they also supported Congress in 1920s. आप देखते हैं उसके रीजन क्या रहेंगे, इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया, इन सब चीजों के रीजन हमें जानना है। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा थोड़ा सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कब से कब तक था, ये आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1914 से 1918 के दौरान में हुआ, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ वो आपका 1939 से 1945 के बीच में हुआ। तो वी आर डिस्कसिंग द टाइम पीरियड ऑफ द बिफोर द 1920। तो 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, उसकी वजह से इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल न्यू सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जो थी वो क्रिएट हो गई। ठीक है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हमारे सामने देखने को मिला। ठीक है, सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के चेंजेस देखने को मिले, इवन पॉलिटिकल सिचुएशन भी टोटली चेंज हो गई। It led to a huge rise in the defense expenditure. डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब है आर्मी का जो एक्सपेंडिचर था उसकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आप कह सकते हो आर्मी का जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन द इंडिविजुअल इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट। तो अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो गवर्नमेंट की मेन इनकम क्या है, टैक्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स इंक्रीज करना शुरू कर दिया। अब टैक्स किसके ऊपर गया, टैक्स गया आपका पीजेंट्स के ऊपर, बिजनेस पीपल के ऊपर, या आप कह सकते हो कॉमन सिटीजन के ऊपर। ठीक है, अब इन सब चीजों का की वजह से इकोनॉमिकल क्राइसिस ऑल ओवर इंडिया देखने को नजर आया। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर and the demands for the war supply led to a sharp rise in price which created great difficulties for the common people. अब इसकी वजह से कॉमन पीपल को काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट के दाम बढ़ चुके हैं, इनकम वैसे ही रिड्यूस हो चुकी है। अब इन दोनों ने क्या किया, गैप को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। मीन्स इनकम हमारी रिड्यूस हो गई, प्लस क्या हुआ, प्रोडक्ट के जो अगर हम बात करते हैं दाम जो है वो इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस क्रिएट हो गया। एंड ऑन द अदर हैंड इफ वी थिंक अबाउट द बिजनेस ग्रुप्स, दे रीप फैबुलस प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर। अब इनमें से अगर मैं बिजनेस क्लास की बात करता हूं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग वॉर उन्होंने क्या किया, वॉर रिलेटेड आइटम्स इंक्रीज करने शुरू, सॉरी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी भी फैक्ट्रीज थी वहां पर वो रिलेटेड जो प्रोडक्ट थे वो बनने लगे थे। इसलिए इंडियन टेक्सटाइल और इंडियन जो अदर गुड्स थे उनकी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर डिमांड इंक्रीज होने लगी, जिसकी वजह से मैक्सिमम प्रॉफिट किसको हुआ, इंडियन बिजनेसमैन को हुआ। As we have seen in chapter number 7, the war created a demand for the industrial goods. इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब है यहाँ पर जूट, बैग्स, क्लोथ्स, रेल्स एटसेट्रा, एंड इट कॉज अ डिक्लाइन ऑफ द इंपोर्ट फ्रॉम द कंट्रीज इनटू इंडिया। मींस इंडिया के अंदर अदर कंट्रीज के जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट होना बंद हो गए, तो इंडियन जो प्रोडक्ट है वो आप कह सकते हो मार्केट में सेल होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से मैक्सिमम प्रॉफिट किसको हुआ, बिजनेस वर्क को हुआ। So the Indian industries expanded during the First World War, and Indian business groups they began to demand greater opportunity for the development. बिकॉज उनको अब क्या हो गया, उनको पता चल गया कि उनका जो प्रोडक्ट है वो अधिक मात्रा में आप कह सकते हो मार्केट में आ चुका है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज की डिमांड करनी शुरू कर दी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट इंडिया में अब आएगा, इंपोर्ट होगा, उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए ताकि इनको भी बेनिफिट हो। The war also lead the British to expand their army also. So villages were pressurized, मीन्स फोर्स्ड रिक्रूटमेंट की गई सोल्जर्स की। ठीक है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को आर्मी की रिक्वायरमेंट थी, आर्मी की रिक्वायरमेंट कहां से मिलेगी, पीजेंट से मिलेगी, पीजेंट्स को गांव गांव में जाकर फोर्स्ड रिक्रूटमेंट की गई, जो आर्मी में नहीं जाना चाहता था उसको भी आर्मी में लिया गया। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स दे वर सेंट टू सर्व अब्रोड, उन्हें अब्रोड भेजा गया। Many returned after the war with an understanding of the ways in which imperialist powers were exploiting the peoples of Asia, Africa, and with the desire to oppose the colonial rule in India. अब इनमें से जो व्यक्ति वापस लौट के आए उनको क्या पता चल गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एशिया और अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उन कॉन्टिनेंट के पीपल को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, तो हमें ब्रिटिश रूल का इंडिया में जाकर वापस विरोध करना है। Furthermore, in 1917 there was a revolution in Russia. रशिया में क्रांति होती है और उस क्रांति के अंदर क्या होता है, वर्कर्स और पीजेंट्स
इनको स्वतंत्रता मिलती है, इट मीन्स सोशलिज्म को बढ़ावा मिलता है, और वही चीज, वही एस्पेक्ट जो सोशलिज्म का है वो इंडियन नेशनलिस्ट जो है अडॉप्ट करके आगे बढ़ावा देते हैं। ना स्टूडेंट्स, अब तक का जो टाइम पीरियड हमने डिस्कस किया, इस टाइम पीरियड में अगर हम बात करते हैं, महात्मा गांधी जी का नाम कहीं पर नहीं आया। ठीक है, अगर मैं महात्मा गांधी की बात करता हूं, 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटते हैं, और 1915 के बाद ही आप कह सकते हो इंडिया के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उस फेज को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो होगा हमारा द एडवेंट ऑफ द महात्मा गांधी, सॉरी ऑफ महात्मा गांधी, मीन्स महात्मा गांधी का आगमन, इंडियन हिस्ट्री यू कैन से। तो नेक्स्ट पेज में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। So students, I think everything is clear to all of you. So I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.